धन्यवाद मनोज जी, श्रीमान अतुल जी और यहाँ सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों। आज हम हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में हिंदी की महत्ता और हिंदी दिवस और राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जो झगड़ा है, इसके बारे में मैं आपके सामने विचार रखना चाहता हूँ। आज से 71 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से, एकमत से। सर्वसम्मति एकमत माने एक साथ कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसमें चतुराई दिखाई चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने, जो हमारे गवर्नर जनरल भी रहे, बाद में मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमारी लड़ाई हो रही थी, सेठ गोविंद दास जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता कह रहे थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने एक नया शब्द गढ़ दिया, अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी में कहा राजभाषा, और लोगों को ये अंदाजा हो गया कि ये राष्ट्रभाषा का पर्यायवाची शब्द है। वास्तव में ये पर्यायवाची शब्द नहीं था। राजभाषा का मतलब राजकाज में भाषा के रूप में जो प्रयोग की जाएगी वो हिंदी हो। और राजभाषा ये बात कह करके उन्होंने जो है इसको सर्वसम्मति से पास करवा दिया। राष्ट्र निर्माताओं ने, संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि ये राजभाषा बन गई। अंग्रेजी को कह दिया कि सहभाषा के रूप में 15 वर्ष तक सहयोगी भाषा के रूप में चलती रहेगी। क्यों? कि संविधान सभा में कहा था कि अंग्रेजी बांटती है, एक वो समाज जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, एक जनमानस जो हिंदी में काम करता है, बात करता है। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत अध्ययन के बाद ये बताया कि यदि संपर्क भाषा एक होती, एक दूसरे से संपर्क एक भाषा में हो रहा होता, तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका नाम दिया स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने, वो पूरी तरह से सफल होता। अभी मनोज जी ने प्रारंभ करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी मातृभाषा को भुलाकर विदेशी भाषा के माध्यम से प्रगति की हो। महात्मा गांधी ने आजादी से पहले कहा था, कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब स्वतंत्र माना जाएगा जब वह अपनी भाषा में बात करेगा। टर्की आजाद हुआ आज से 40-50-60 वर्ष पहले। कमाल पाशा उसके सर्वे सर्वा बनाए गए। उन्होंने अपनी कैबिनेट को बुला करके कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे देश की भाषा जो हिब्रू भाषा है वो राष्ट्रभाषा बनेगा। सारे मंत्रियों ने कहा कि आपको इसको लागू करने में 10 वर्ष लगेंगे। कमाल पाशा ने कहा, आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं अभी बैठ के बाद में विचार करता हूँ। और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा, आंख खोलिए। उन्होंने कहा, आपके हिसाब से 10 वर्ष समाप्त हो गए, कल से हमारी भाषा जो है राष्ट्रभाषा के रूप में काम करेगी, और अगले दिन से राष्ट्रभाषा के रूप में काम करेगी। भारत की संविधान सभा ने अगर राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव पास कर दिया होता 14 सितंबर 1949 को, राजभाषा जिसकी टेक्निकल बात नहीं समझ में आई थी लोगों के, तो आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, राजभाषा है, प्रादेशिक भाषा है, ये तो मैं बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में लगातार, जावड़ेकर जी ने एक कमेटी बनाई, हमको भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से जाना पड़ा, और दिल्ली से और अनेक लोग गए, हमने पत्र व्यवहार किया और हमने कहा कि जब तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं होगी, जब तक प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होगी, तब तक भारत की भाषाएं प्रगति नहीं कर सकेंगी और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। और ये बात मानी गई और नई भाषा नीति में तय किया गया कि 1ली से 5वीं तक हर एक स्कूल में शिक्षा का माध्यम वहां की मातृभाषा होगा, और मातृभाषा जब आगे बढ़ेगी तो हिंदी अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी के साथ संपर्क रखती है। हिंदी, अब आप कहेंगे कि हिंदी शब्द कहाँ से आया?
हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। जितने भी यवन आक्रमणकारी क्रांतिकारी आए वो फारसी पढ़े हुए थे। फारसी में कोई सा शब्द नहीं होता, वो शाह की जगह हा बोलते हैं। सिंधु सिंधु नदी के किनारे की तरफ से वो आए थे, उन्होंने सिंध की बजाय हिंद कहना प्रारंभ किया और उसी से बोलते बोलते हिंद शब्द प्रसिद्ध हो गया और हमारी भाषा को हिंदी हो गया। हालांकि संस्कृत से निकली हुई प्राकृत, पाली और ये सब जो थी वो सब है। आज उत्तर भारत में, सारे उत्तर भारत के अंदर जिस प्रकार का प्रभाव देखने को हिंदी को मिल रहा है, अगर राष्ट्रभाषा ये घोषित कर दी जाती तो इस प्रभाव में कोई कमी नहीं होती। क्यों कि अंग्रेजी मानसिकता के लोग, आईएएस अफसर और वो बड़े बड़े संपन्न घरानों के लोग जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में, कॉन्वेंट्स में, क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ करके निकले हैं, जो हिंदी नहीं जानते, वो नहीं चाहते थे कि भारत के साधारण परिवार, खेतीहर किसान का बच्चा जो हिंदी माध्यम के स्कूल से पढ़ करके आया है वो उन्नति ना करे, वो पिछड़ा ही रह जाए और हम आईएएस और उनके लोग जो आगे बढ़ते जाएं। यही हुआ। जो समाज का उच्च वर्ग, एलिट थे, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, साधन संपन्न थे, उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ा करके वो भूल गए कि हमारी आजादी की लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई। ये एक दिन में हम ऐसा नहीं हुआ। क्यों कि हिंदी राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। हिंदी में कबीर, सूर, तुलसीदास, रहीम, रसखान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सोनलाल द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे जैसे और जैनेन्द्र जी जैसे साहित्यकार, प्रेमचंद जी जैसे साहित्यकार, जिन्होंने आजादी के लड़ाई के दिनों में यथार्थवादी चीजें लिख करके समाज को दी, उनकी वजह से हिंदी आज उत्तर भारत और जहां तक हैदराबाद तक, भाई हिंदी आंदोलन चलाया 1940 में आर्य समाज ने, और उस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि हिंदी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसके आगे मैं कहना चाहता हूं कि जब ये बात कही गई संविधान सभा में कि संपर्क भाषा के रूप में ये रहेगी, संपर्क भाषा के रूप में रहने का मतलब ये कि कार्यालयों से संपर्क करने के लिए, जनमानस से, न तो शिक्षा में, शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाया गया, ना विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था की गई। आज से 7-8 वर्ष पहले तो सीडीएस प्रणाली लगा करके जो पहले बीए तक एक सेमेस्टर में परीक्षा होती थी वो भी समाप्त कर दी। सारा काम अंग्रेजी के माध्यम से होने लगा। आज हम जो मना रहे हैं इस हिंदी दिवस को, हिंदी दिवस मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी भाषा की महत्ता को समझें, हम भाषा के इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न करें। देवनागरी लिपि के बारे में हमारे देश के नहीं, विदेशों के लोगों ने ये बताया है कि जितना कंप्यूटर की पढ़ाई, कंप्यूटर का काम है, वो देवनागरी लिपि में या संस्कृत भाषा में हो सकता है। आज हिंदी को एक अनुवाद की भाषा बना दिया। पहले प्रस्ताव अंग्रेजी में होता है, हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है, और जो भाषा अनुवाद की भाषा बन जाती है उसमें मौलिकता समाप्त हो जाती है। मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं अतुल जी को कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम रख करके ये समय दिया है हमको ये बताने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पर हिंदी का प्रचार इतना है जिसकी कोई हद नहीं। आज से 30 वर्ष पूर्व प्रोफेसर वोरनिकोव दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे। वो रशियन भाषा पढ़ाने आए, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने रामचरितमानस का रशियन भाषा में अनुवाद किया है और उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस न लिखी होती तो आज जो हिंदी का प्रभाव उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में पहुंचा है वो नहीं पहुंचा होता। और इसी कारण रूस में आज हिंदी का बहुत अधिक प्रभाव है। भारत को समझने के लिए आज संसार की तरफ देखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि हिंदी का प्रभुत्व कितना बढ़ रहा है। हमारे देश में तो हमें हर जगह अंग्रेजी लिखी मिलती है, साइन बोर्ड अंग्रेजी में लिखे मिलते हैं, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं। और सरकारी तंत्र में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना करके
या एक सप्ताह मना करके या एक पखवाड़ा मना करके हम सभी कर्मचारी, हम सभी अधिकारी, हम हिंदी प्रेमी भी अपने आप को कहने वाले इति शीर्ष समझ लेते हैं कि हमने हिंदी दिवस मना लिया, 1 साल के लिए हमारी बात खत्म हो गई। ना तो इस बात का निर्णय होता है कि गत वर्ष में हिंदी की प्रगति कितनी हुई, न इस बात का संकल्प लिया जाता है कि अगले वर्ष में हम हिंदी में क्या कार्यक्रम करेंगे, हिंदी की क्या योजना बनाएंगे। जिन स्टेनोग्राफर्स को, जिन टेक्नीशियंस को हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी में कैसे करेंगे। मैं पिछले वर्षों में कई सलाहकार समितियों का हिंदी का सदस्य रहा हूं। उन सलाहकार समितियों की मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब रचनात्मक कार्य करने की बात होती है तो कहते हैं मेरा स्टेनो तो हिंदी जानता ही नहीं। अरे भाई, भारत सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है, एक एक महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, उनको वेतन भी मिलता है कि आप अपने स्टेनोग्राफर्स को, अपने उनको हिंदी में आशुलिपिक को पढ़ाना शुरू करिए, लिखाना शुरू करिए। लेकिन फिर कहते हैं बाद में जब ये बात हो जाती है, कहते हैं ये हमारा स्वभाव नहीं। मैंने कहा आप भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहते हैं हम घर में बात हिंदी में करते हैं, हिंदी का प्रचार करते हैं। जब घर में हिंदी का प्रचार करते हैं, अपने परिवार में हिंदी में बातचीत करते हैं, तो बच्चों को तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। ऑफिस में तो आप आकर के अंग्रेज बन जाते हैं, आप हिंदी में वार्तालाप करना प्रारंभ नहीं करते। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है। हम सब हिंदी प्रेमी इस बात का संकल्प लें कि हम अपने मिलने वालों का, अपने जानने वालों को एक संकल्प दिलाएंगे कि हम यथासंभव अपना कार्य हिंदी में करने का प्रयत्न करेंगे, चाहे कितना ही ऑफिशियल काम हो। मैं 40 वर्ष से मेरा बैंक में जो अकाउंट है मैं हिंदी में हस्ताक्षर करता हूँ। शुरू में उन्होंने अड़चन डाली है कोई, मैं कोई काम ये कोशिश नहीं कर। दिल्ली नगर निगम का मेयर रहा, मैंने 80% से अधिक काम हिंदी में कराना प्रारंभ कर दिया। पहले सारा काम हिंदी, प्रस्ताव अंग्रेजी में आते थे। हमने कहा हम नहीं मानेंगे। हमने कहा रजिस्टर पर नोटिंग करिए, डायरी में नोट करिए और जो भी नोटिंग हो वो हिंदी में हो। हमारे यहाँ मिस्टर दुग्गल कमिश्नर थे, बड़े बहुत इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान थे, हिंदी प्रेमी थे। 14 सितंबर से एक दिन पहले एक फाइल में चेयरमैन एजुकेशन कमेटी था उस समय, मैंने उनसे कहा जी आप इस पर नोटिंग हिंदी में कर दीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा कल हिंदी दिवस है, आपके जो सबॉर्डिनेट देखेंगे वो बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने हिंदी में लिखा। उनके एडिशनल कमिश्नर वी.एस. शर्मा थे, उन्होंने आकर उनसे प्रशंसा की, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छी हिंदी लिखी है। और वो हिंदी में लिखने लगे। उसके बाद वो होम सेक्रेटरी बने। होम सेक्रेटरी जो होता है वो राजभाषा समिति का भी उस समय सेक्रेटरी होता है। जब वो पहली मीटिंग में उन्होंने हिंदी में काम करने की बात कही और हिंदी में लिखा, तो उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने उसी समय मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया और एक जगह बैठ के हम चाय, कहने लगे आज आपने जो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये कहा था कि आप हिंदी में लिखिए। आज मेरी होम मिनिस्टर ने प्रशंसा की और वहाँ पे सभी लोगों ने कहा कि आप जो हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेलबोर्न जैसे विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के हिंदी क्षेत्रों को छोड़कर सोवियत संघ विश्व का ऐसा देश है जहां पर हिंदी बहुत अधिक लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि हम हिंदी के महत्व को समझने की कोशिश करें, हिंदी है क्या। विदेशों में लोकप्रिय होने का एक कारण ये भी है कि भारतीय दर्शन, साहित्य, सभ्यता और संस्कृति इतनी अच्छी है कि आज हर एक महसूस कर रहा है। अभी उन्होंने बताया, पहले जर्सी गाय को हम मंगाते थे और कहते थे ज्यादा दूध देती है। जब उसका वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया, उन्होंने कहा ये जो जर्सी गाय का दूध नुकसान करता है। और जब विदेशों में इसका हुआ, आज हिंदुस्तान की देसी गायों को इंग्लैंड भी मंगा रहा है, स्पेन भी मंगा रहा है और वहाँ गाय जा रही हैं और वहाँ के दूध के कारण बीमारियां कम हुई हैं। क्योंकि देसी गाय जो है सच्चे अर्थों में एक ऐसी है, उस गाय का मूत्र और वो सब बहुत अच्छा है। हम अपने अपने महत्व को तो भूलते जा रहे हैं। इसी कारण सब जो है सारी समस्याएं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। उन समस्याओं को खत्म करने की जरूरत है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये 3 शब्द बहुत चलते हैं। संपर्क भाषा से तात्पर्य एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। राजभाषा से मतलब राजकाज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में। लेकिन राष्ट्रभाषा से मतलब ये कि हम सब कार्य हिंदी में करें, हमारा बोलचाल हिंदी में हो, हमारी शिक्षा का माध्यम हिंदी में हो, हम शिक्षा की पढ़ाई और लिखाई सब कुछ हिंदी में करें।
हिंदी केवल भाषा का प्रश्न ही नहीं है, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारे सत्व का प्रश्न है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जो व्यक्ति, जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा, ना उसको रामचरितमानस का ज्ञान होगा, ना पुराणों का ज्ञान होगा, ना उपनिषद का ज्ञान होगा, और ना वो महाभारत को समझ सकता है, क्योंकि ये सब संस्कृत में आए या हिंदी में अनुवाद मिलता है। अंग्रेजी पढ़ा लिखा पिछले 40 और 30 वर्षों में एनसीईआरटी ने हमारी मनुस्मृति को की गलत व्याख्या कर दी, हमारे शास्त्रों के गलत अर्थ निकाल करके हमारे बच्चों के दिमाग पर ये डाल दिया कि भारतवर्ष के अंदर जो कुछ है वो पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ है। अरे वो भूल गए कि जीरो का आविष्कार हमने किया, वो भूल गए शून्य का आविष्कार हमने किया, वो भूल गए तुम्हारे यहाँ तो 10 महीने का साल होता था। और जब पूछते थे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा को कैसे होता है, तब हमने बताया हमारे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सब कुछ है। हमारी जो संस्कृति है वो सारी दुनिया में सबसे पहले, हम 2 साल पहले बता देते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होगा, चंद्र ग्रहण तब होगा, उनको पता ही नहीं होता। पहले नवंबर दिसंबर ये बाद में जोड़े गए, वहां से आए लोग और लोगों ने आकर के यहाँ के देखा, पहले 10 महीने का उनका कैलेंडर था और उसको ये था। आज संसार के अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता ने प्रचार किया है और हमारा नौजवान उस वेस्टर्न कल्चर में बह करके अपने संस्कारों को भूल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया, अपनी भाषा को भूल गया, अपने शास्त्रों को भूल गया। ये तभी आ सकती है जब हम हिंदी, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रभाषा मानो, हर परिवार का बच्चा हिंदी पढ़े। और मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा का माध्यम हम हिंदी बनाएंगे, शिक्षा का माध्यम 1ली से 5वीं तक हिंदी होगा, मातृभाषा होगा। मातृभाषा और हिंदी एक ही संबंध है, सबसे एक दूसरे से संबंधित हैं। सब भाषाओं में एक दूसरे के साथ प्यार और बोलचाल की भाषा है, इसी की आवश्यकता है। किसी राष्ट्र को अपनी एक राजभाषा होती है, लेकिन बार बार विदेशियों द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी हमको शर्म नहीं आई। लोग विदेश से आते थे, विजय लक्ष्मी पंडित रूस में गई, अंग्रेजी में अपना प्रमाण पत्र जब दिखाया, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने आपकी कोई भाषा नहीं है, फिर हिंदी में गया। मुझे जापान जाने का मौका मिला, मैं इतना प्रसन्न हुआ कि वहाँ के जापान के लोग, मेरी जो अनुवादिका थी, जो ट्रांसलेशन करती थी, वो मुझसे भी बढ़िया हिंदी बोलती थी। मुझे वहाँ पर मेरा प्यारा जापान कह करके बोलते थे। देशभक्ति की भावना, इसे हिरोशिमा नागासाकी पे जहाँ बम्बार्डमेंट हुआ हो, जो देश तबाह हो गए, हाँ, वहाँ पर इतनी प्रगति और इतनी उन्नति हुई। मॉरिशस को जाने का भी हमें पिछले 2 वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन में जाने का अवसर मिला, नागपुर विश्व हिंदी सम्मेलन। वहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा विश्व के अंदर सम्मान है, तो इसलिए है कि हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा पढ़ाते हैं। विदेशों में जो भारतीय हैं, उनके बच्चे हिंदी पढ़ करके अपने आप को प्रगति कर रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। हमारी किसी भाषा से लड़ाई नहीं है, हम फ्रेंच पढ़ें, जर्मन पढ़ें, स्पेनिश पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन अपनी भाषा को जरूर पढ़ें। अपनी भाषा नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे? राजभाषा का काम करने का हम संकल्प लें। लाल फीताशाही मानिक सा जो मनोवृत्ति के अधिकारी हैं, उनको उनकी मानसिकता को बदलना होगा और स्वाभिमान की भाषा कह करके हमको हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है। आज से पहले बहुत सी चीजें नहीं थी। अदालतों में इस साल हमने लड़ाई लड़ करके, हिंदी प्रेमियों ने, इस साल 1 जनवरी को हमने हाई कोर्ट में एक अदालत का निर्णय करवाया और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कहा है कि अब समन भी हिंदी में जाएंगे, बहस भी हिंदी में जी जा सकती है, और पहले जो अर्जियां केवल अंग्रेजी में ली जाती थी वो हिंदी में ली जाएगी। लेकिन ये लड़ाई जो लगातार हिंदी प्रेमी लड़ रहे हैं, हिंदी के लोग, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई का सुखद परिणाम हुआ है। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए मदन मोहन मालवीय ने जो विचार दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो काम किया था, उसकी आवश्यकता है। आज के पवित्र दिन हम एक संकल्प लें
कि हम अधिक से अधिक अपना काम राष्ट्रभाषा हिंदी में करेंगे। जहाँ तक संभव हो हम अपने सारे काम हम अपने परिवारों में शुभ कार्य के, शादी के निमंत्रण पत्र और दूसरे पत्र हिंदी में लिखेंगे। हमें जो भी अर्जी लिखनी होगी, जो भी प्रार्थना पत्र है, कोई मना नहीं कर सकता। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप राजभाषा के अंदर काम नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं हिंदी में बात करूंगा तो सामने वाला कहेगा ये अंग्रेजी नहीं जानता। क्यों? हम अपनी मातृभाषा का जो अपनी माँ हो सकती है वो दूसरे की माँ नहीं हो सकती। इसलिए मित्रों, मैं सोनकर साहब को बधाई देना चाहता हूँ और उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपनी योजनाओं में भी अधिक से अधिक हिंदी में काम करने का कोशिश करें और इस बात को आगे लाएं कि हिंदी के द्वारा ही जो काम किया जाएगा, राष्ट्रभाषा की जो प्रगति की जाएगी, उसी से सारे काम हो सकते हैं, वरना काम नहीं होंगे। पूज्य महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक दिन लक्ष्मी सहगल ने लिखा है अपनी जीवनी में कि मैं रात को 10:30 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कमरे में गई, तो मैंने घंटी बजाई, तो मैं वो हिंदी में लिख रहे थे और हिंदी पढ़ रहे थे। मैंने कहा आप तो अंग्रेजी के विद्वान हैं, ICS हैं, आप बंगला के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भविष्य में हिंदी बिना जाने कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरी जो परिकल्पना आज़ाद हिंद फौज को है और 1943 में जो झंडा फहराने की मेरी जो है, मैं सारा काम हिंदी में करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय और महर्षि दयानंद सरस्वती जो गुजरात में पैदा हुए, संस्कृत के विद्वान थे, गुजराती के विद्वान थे। वो चाहते तो अपनी पुस्तकें संस्कृत में लिख सकते थे, गुजराती में लिख सकते थे, लेकिन जितना प्रभाव उनका यहाँ पर हुआ हिंदी में लिखने के कारण, जो कुछ लिखा, जो कुछ बोला, जो कुछ समझाया, जिस हिंदी की राष्ट्रभाषा के द्वारा वो सारी दुनिया तक पहुंचा और उसके कारण भारत में चेतना जागृत हुई। हिंदी वह भाषा है जिसके माध्यम से हमने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज भी हिंदी ही हम सबको एक सूत्र में पिरो सकती है, एक सूत्र में बांध सकती है और समाज और राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकती है। इस बात को मोदी सरकार ने समझा और मोदी सरकार ने समझने के बाद 2 लाख जो सुझाव आए थे, उन सुझावों का अध्ययन करके, मनन करके ये निर्णय लिया है कि भविष्य में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। जब मातृभाषा का विकास होगा, भारतीय भाषाओं का विकास होगा, क्योंकि भारतीय भाषा अब रामायण हर एक बर्वे रामायण है, तमिल में रामायण है, केरल की अलग अपनी भाषा में रामायण। हमें अपना साहित्य पता लगेगा, अपने संस्कार पता लगेंगे, अपने माता पिता के प्रति जो आदर्श है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, अभिवादन शीलस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि बड़ों का आदर करने से, बड़ों का सत्कार करने से, बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु माने उम्र, विद्या माने ज्ञान, यश माने कीर्ति, बल माने शक्ति। ये हिंदी पर जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा, अपनी मातृभाषा तेलुगु नहीं पढ़ेगा, तमिल नहीं पढ़ेगा, गुजराती नहीं पढ़ेगा, तो उसे कहाँ से पता लगेगा कि हमारी शास्त्रों में ये लिखा हुआ। आज से 1800 वर्ष पहले एक भर्तृहरि नाम के ऋषि हुए। पहले वो राजा थे, उनको वैराग्य हो गया, उन्होंने नीति शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस नीति शतक में 4 पंक्तियां लिखी हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु अतिष्ठम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रवचलन्ति पदम न धीरा। कि न्याय पर चलने वाले लोग, चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे, चाहे बुराई करे, चाहे सारे धन संपत्ति चली जाए, चाहे तारा संपत्ति आ जाए, वो अपना सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ते। ये अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों से मिली। हमारी संस्कृति में पुराण भारत की संस्कृति का कॉन्स्टिट्यूशन है। आज से 800 वर्ष पहले अनेक ऋषि मुनि सन्यासी बैठे, उन्होंने कहा एक ऐसा समय आएगा कि लोग इन 18 पुराणों को कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसका सारांश कुछ पंक्तियों में निकाला जाए तो उसका सारांश निकाला गया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दो, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ना। 18 पुराणों में 2 ही बात बताई हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दे, व्यास जी ने 2 बातें बताई हैं,
परोपकाराय पुण्याय, दूसरे की भलाई करना पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है। महर्षि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का डंका बजाते हुए, हिंदुत्व की पताका फहराते हुए विदेशों में जाकर के, अमेरिका में यही बात कही थी दरिद्र नारायण की सेवा करने की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं पुराणों की दो पंक्तियों का हिंदी में सरल भाषा में कर दिया, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा है अधमई। दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे की बुराई करने के समान कोई पाप नहीं है। हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी हिंदी हमें ये संदेश देती है, ये हमें संस्कार देती है, हमें बड़ों का आदर करने के लिए देती है। मात पिता से बड़ा कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए चारों तीर अंधाम। अंग्रेजी से हमें क्या मिलता है, स्पेनिश से हमें क्या मिलता है, ये क्या है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मनोज जी को और अतुल जी को कि उन्होंने मौका दिया मुझे हिंदी के बारे में कुछ बताने के लिए, और इनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। भारत माता की जय।